वालिम्बे। मयूरा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो बस आज के इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करता हूँ। ये लाइव हो चुका है। नमस्कार सभी दोस्तों का, सब फेसबुक पे जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा, MNS मीडिया न्यूज सर्विस और महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से तमाम लोगों का जो पार्टिसिपेट जूम पर है उन लोगों का, और जो फेसबुक पर अभी अभी जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों का मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। और जैसा कि आपको बता दूं, हम फाइट पिछले 28 मार्च से जो पहला लॉकडाउन हुआ 24 मार्च से, उसके बाद कृपया अपने ऑडियो म्यूट रखें। पार्टिसिपेट जितने अपने अपने ऑडियो म्यूट रखें, अवेयर करें। 24 मार्च के बाद से जब लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद से ही हमने 28 मार्च से महासेवा ने अवेयर करने की एक मदद का अभियान, हेल्थ का और जागरूकता अभियान छेड़ा हुआ है दोस्तों। के बारे में बता दूं, लेकिन हम सबसे पहले कोविड-19 में तमाम जो पेशेंट है दुनिया भर में दोस्तों, और हमारे भारत की बात करें तो भारत में लगभग 56,000 पेशेंट हो गए, जिसमें से लगभग 15,000 रिकवर भी हुए। और मुंबई का जहां तक टारगेट करें तो मुंबई भी 11,000 12,000 का कोविड-19 के पेशेंट हुए। उन तमाम कोविड-19 के जो मरीज हैं उनको, और तमाम उनके लिए जो काम कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़कर कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स, वो सिस्टर्स, नर्स और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, और हमारे देश के जो मुखिया नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के जो मुखिया उद्धव ठाकरे जी, उनका हाथ मजबूत करे, उनको भगवान ताकत दे। इस तरह की प्रार्थना से हम शुरुआत करते हैं इस कॉन्फ्रेंस की दोस्तों। कृपया सभी इस तरह से हाथ, फेसबुक पे तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं अभी, जो लाइव मेरे कनेक्ट हुए, हाथ जोड़कर उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें मनी मन में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जी हाँ, सभी सुखी होवें, सभी निरोगी होवें, सभी एक दूसरे का कल्याण देखें, और किसी के भाग्य में, किसी की तकदीर में कोविड-19 जैसी या किसी प्रकार की बीमारी नहीं आवे। इस तरह की प्रार्थना उस परम पिता परमेश्वर से, उस भगवान से, उस खुदा से, उस यीशु मसीह से, उस वाहेगुरु से, उस अलमाइटी से कर रहे हैं हम तमाम जो पार्टिसिपेट जुड़े, और महासेवा और MNS उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि तमाम जो कोरोना वायरस के रूप में लोग काम कर रहे हैं, उनका भगवान परमेश्वर उनको मजबूती दे, ताकत दे, ताकि इस कोविड-19 को फाइट में हम फाइट दे सके दोस्तों। आपको बता दूं, पिछले 28 मार्च से हम मैं ब्रीफ दे दूं थोड़ा सा, कि महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन एक ऐसा नाम जो पिछले करीबन 20 साल से सहकार क्षेत्र में और हाउसिंग क्षेत्र में, कोऑपरेटिव हाउसिंग क्षेत्र में एक अवेयर और जागरूकता बढ़ाने का नाम है दोस्तों। और ये कोई मोहताज नहीं है किसी नाम का। हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु हो या महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन, पूरे महाराष्ट्र भर में करीबन 1 लाख हाउसिंग सोसाइटी महाराष्ट्र भर में दोस्तों, और उसमें से 60,000 हाउसिंग सोसाइटी महासेवा से कनेक्टेड है। उनकी मेंबर से लगातार उनकी मैगजीन, जो मंथली मैगजीन जाती है मेसवा हाउसिंग सोसाइटी रिव्यू, जो निरंतर उससे अवेयर कर रही है। तमाम जो अवेयरनेस के प्रोग्राम हो, स्टेक होल्डर की आवाज उठाना हो, कंज्यूमर का आवाज उठाना, तो उसमें लगी रहती है महासेवा। इस तरह से हमेशा तो लगी रहती पिछले 20 सालों से। किसी प्रकार की लीगल और तकनीकी आपको सलाह की जरूरत हो तो महासेवा से लोग, हाउसिंग सोसाइटी के तमाम लोग और स्टेक होल्डर कनेक्ट करते हैं। रेरा का इशूज हो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये तो रही बात पुरानी, लेकिन आज हम पिछले 28 मार्च से महासेवा 3 तरह से, इसमें हमारे चेयरमैन रमेश प्रभु जी ने प्रण लिया है। पहला, इस अभियान में, जागरूकता अभियान में दोस्तों, हमने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करने के लिए और पीएम केयर में डोनेट करने के लिए आह्वान किया उन तमाम हाउसिंग सोसाइटी को और हमारे वेल विशर को दोस्तों। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पूरे महाराष्ट्र में इस तरह की हमें डाटा और ऑनलाइन रिसिप्ट मिल रही है कि हमने महासेवा के आह्वान पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किया दोस्तों। और औरंगाबाद हो या भीड़ हो, वहां पे मिस्टर जेसी फ्रांसिस है, वो रेगुलर हमें व्हाट्सएप के थ्रू रिसिप्ट पहुंचाते हैं कि हमने हमारी जो हाउसिंग सोसाइटी तमाम है, उन्होंने इतना इतना डोनेट किया है। और पूना से है
या हमारा मुंबई की बात करें तो मुंबई में दहिसर के हमारे जो नॉर्थ मुंबई के महासेवक हैं विनोद प्रभु जी, वो काफी लाखों रुपए के हिसाब से उन्होंने डोनेट किया है, अपनी अपनी अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी को आह्वान किया और उन्होंने किया। और इसमें सेना के जो रिटायर है मिलिट्री एक्स मिलिट्री मैन, वो लोग भी इन्वॉल्व हैं, उन लोगों ने भी डोनेट किया है ऑनलाइन और हमें रिसिप्ट भेजी है। महासेवा के आह्वान पर इन्होंने डोनेट किया दोस्तों। एक अच्छी पहल है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और पीएम केयर में। हम दोनों में लोग आगे से अपनी जहां पे उनको इंटरेस्ट हो, पीएम केयर में या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, दोनों में डोनेट करें दोस्तों। एक अच्छी पहल और इस निष्पक्ष पहल हम शुरू किए हुए दोस्तों। और इसमें कहते हैं ना, चैरिटी फ्रॉम होम, दान या चैरिटी की शुरुआत होनी चाहिए तो अपने घर से होनी चाहिए। हमारे जो चेयरमैन है रमेश प्रभु जी, उन्होंने 1 लाख रुपए का डोनेट चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में किया और हमारे जितने महासेवक है, मैं और तमाम जितने महासेवक, उन लोगों ने भी अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पर करीबन 150 महासेवकों ने अपने लेवल पर ऑनलाइन चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और पीएम केयर में डोनेट किया दोस्तों। तो इस तरह से चैरिटी फ्रॉम होम की पहल पर हमने पहले शुरुआत की, उसके बाद एक अच्छा प्रतिसाद मिला हमें कि हमारे जो वसई ब्रांच है, हमारी महासेवा का जो दफ्तर है, वहां से हमारे जो विश्वनाथन जी है, वहां के जो अध्यक्ष है, उनके आह्वान पर, महासेवा के आह्वान पर 1 करोड़ रुपए का डोनेट दोस्तों पीएम केयर में दिया है। और 1 करोड़ रुपए का आह्वान उन्होंने किया है महासेवा के साथ में मिलकर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करने का दोस्तों। एक अच्छा प्रतिसाद मिलता है, एक जो मदद की अपील है दोस्तों। हमारे जो देश के मुखिया हैं, नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो राज्य के मुखिया हैं उद्धव ठाकरे जी, आज ऐसा संकट का समय दोस्तों कि मदद की अपील और जितनी जहां लेवल पे मदद हो सके करना जरूरी है, क्योंकि ये अदृश्य ताकत है। इससे कैसे निपटा जाए किसी को नहीं पता, लेकिन सरकार और प्रशासनिक अधिकारी जो कर रहे हैं अपने लेवल पर बेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहा है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं, आज सुबह सुबह महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेल पटरी पर करीबन 16 माइग्रेट लेबर्स की मौत हो गई दोस्तों। एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें करीबन लॉकडाउन के चलते वो पैदल जा रहे थे रेलवे पटरी से और रात हुई तो सो गए वहीं पे। और करीबन सुबह 5 बजे वहां से रेलगाड़ी गुजरी और करीबन 16 लेबर्स माइग्रेट मजदूर एमपी की तरफ जा रहे थे, वो मर गए, मौत हो गई उनकी। तो इस तरह की विशाखापट्टनम में जहरीली गैस, तो संकट कम नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो संकट है कोरोना नाम का, कि इससे निपटने के लिए हम कैसे अपने लेवल पर ताकत दे सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, इस तरह की पहल है दोस्तों। और दूसरा, महासेवा ने एक अपील की कि हम इस तरह से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम कैसे कहाँ तक कितने लोगों को कनेक्ट कर सकें। हमने हजारों लोगों को इसमें बुलाया है ऐसी कॉन्फ्रेंस में, और वो तमाम जो हाउसिंग फेडरेशन हो, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हो, मिनिस्टर हो, विरोधी पक्ष नेता हो, तमाम ऐसे लोगों को लाकर एक लाखों लोगों की चेन बनाने की एक छोटी कोशिश की दोस्तों। एक और उसमें अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर्स का बड़ा पार्ट है। जो असंगठित घरेलू कामगार है आपकी हाउसिंग सोसाइटी में, आपके घरों में जो काम करते हैं, मेड, सिक्योरिटी गार्ड और आपके भाई वगैरह और जो भी ड्राइवर्स हैं, वो असंगठित घरेलू कामगार में आते हैं दोस्तों। उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री की पेंशन स्कीम है ऑलरेडी। उस पेंशन स्कीम का हफ्ता उन लोगों को नहीं भरना है, वो डाटा उनको चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम, और सेंट्रल गवर्नमेंट का लिंक है, गवर्नमेंट का लिंक है, आपको उनका डाटा देना है। क्योंकि वो अवेयर नहीं है, इसलिए आप लोगों को जवाबदारी हाउसिंग सोसाइटी के तमाम लोगों की उनका डाटा दे। तो ज्यादा से ज्यादा डाटा दे, और हमारे जो महासेवक इसमें हेल्प कर सकते हैं आपकी, उनकी आपको नंबर चाहिए तो हम हमारी स्क्रीन शेयर करेंगे। जितने लोग जुड़े वो उनसे संपर्क कर सकते हैं और अवेयर कर सकते हैं उन लोगों को, आप उनका डाटा ज्यादा पहुंचाएं, ताकि सरकार उनको पेंशन तो देगी जो उनका क्राइटेरिया उस पेंशन स्कीम के तहत। लेकिन ये जो संकट के समय में कुछ सोचना चाहती है सरकार, जैसे दिहाड़ी कामगारों के लिए सोचा, तो वो भी सोचे सरकार। इस तरह का आह्वान, उस तरह की डिमांड जो उठ रही है लोगों की और संगठित घरेलू कामगारों के लिए और काफी हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से दोस्तों, तो वो पूरा हो सके। एक ये दूसरी पहल हमारी दोस्तों। तीसरी और आखिरी हमारी इस तरह की पहल है दोस्तों, हम तमाम जो ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, सोसाइटी ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो या सेल्फ डेवलपमेंट, ड्रीम कन्वेंस, या तमाम हमारे जो रियल हाउसिंग सेक्टर में जो तमाम ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे दोस्तों, उसमें आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। और मिनिमम उसमें हमारा शुल्क है, जिसमें आप यदि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं या पीएम केयर में डोनेट करते हैं दोस्तों, तो आपको सीधा सीधा 50% रिलीफ मिलेगा। उसमें डिस्काउंट नहीं बोल सकते, इसको रिलीफ मिलेगा। यदि आप उसमें करते हैं, रिसिप्ट दिखाते, तो इसमें रिलीफ मिलेगा। और यदि हमारे वॉलेंटियर हैं, आप हमारे महासेवक से जुड़े हो, आप
घर बैठे किस तरह से हमारा काम कर रहे हैं महासेवक और लोगों की मदद का, तो आपको 20% इस पर रिलीफ मिलेगा, ओवरऑल 70%। तो ये ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में भी हमारे जो वाइस चेयरमैन है पार्थ सारथी जी महासेवा के, वो बताएंगे आपको डिटेल। आप जुड़े रहिए इस कॉन्फ्रेंस में। आज की जो कॉन्फ्रेंस है आपको एक अच्छा साबित होनी चाहिए, आप कुछ यहाँ से लेके जाएं, इस तरह का हमारा मकसद है दोस्तों। मैं आज अभी इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत जैसे बुलाऊं मैं हमारे जो एडवोकेट है मयूरा वालिम्बे जी, उसके पहले मैं इनवाइट करूंगा हमारे चेयरमैन महासेवा के रमेश प्रभु जी को। वो बताएं हमारे जो फेसबुक पे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, जो पार्टिसिपेट कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं बोरीवली से, तमाम मुंबई भर के लोग और बाहर के लोग जुड़े हुए हैं, उनको बताएं किस तरह से महासेवा के कदम है और कैसे कैसे लोग जुड़ रहे हैं प्रभु जी। और एक आज एक बड़ी चेन बन गई है, एक कोशिश थी हमारी 28 मार्च से, हम सोच भी नहीं सकते थे, आप और हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये यहाँ तक पहुंचेगी और एक रंग लाएगी। प्रभु सर आप बताएं। रमेश प्रभु सर शायद उनका लाइन, विशाल बामने बताए हैं कि प्रभु सर कनेक्ट। हेलो प्रभु सर कनेक्ट है, लेकिन वो शायद फोन हो रहा रहेगा तो बाद में रहेंगे। चलिए ठीक है, आप तब तक मेरे लेकर बुला के अपना प्रोग्राम चालू बिल्कुल कीजिए बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे बिल्कुल हम। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शुरुआत करता हूँ। दरअसल दोस्तों आज हमारी कॉन्फ्रेंस का इसका ध्येय है, जैसे फेसबुक पे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तो मैंने जितना ब्रीफ दिया दोस्तों आपको, आप भी आपके इर्द गिर्द यदि कुछ चीजें हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ जानकारी चाहिए हमारे हमारे जिस अभियान के बारे में, तो आप नीचे जो फेसबुक पे कमेंट्स बॉक्स है उसमें लाइक कर सकते हैं, उसमें आप अपनी नंबर वगैरह मेल आईडी देंगे तो हम हमारे जो महासेवक आपसे संपर्क करेंगे और आपको गाइड करेंगे। घर बैठे लॉकडाउन का पालन करते हो दोस्तों, आप हमसे निश्चित संपर्क करें, हमारा ये मानना है। तमाम जो महासेवक पूना से और तमाम मुंबई भर के लोग जुड़े हुए दोस्तों, उनका स्वागत करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों। आज हम फार्म टू होम की बात करेंगे और ऑनलाइन कोर्स की बात करेंगे दोस्तों। फार्म टू होम किसानों के खेतों से डायरेक्ट किस तरह से घरों में हाउसिंग सोसाइटी में वेजिटेबल फ्रूट और तमाम जो किसानों की चीजें वो डायरेक्ट मिले, और बीच का जो मध्यस्थता होती है वो किसानों को लाभ मिले, उसको किसानों को डायरेक्ट उसका क्रेडिट मिले, इस तरह की पहल है। और कंज्यूमर को भी थोड़ा रेट कम मिले, इस तरह की हमारी ये सोचना है। तो इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा आज हमारी जो स्पीकर है, गेस्ट स्पीकर एडवोकेट पूना से जुड़ी हुई है, एडवोकेट मयूरा वालिम्बे जी। मयूरा जी स्वागत है आपका, सोसाइटी प्लस से जुड़ी है, महासेवा से जुड़ी हुई है एडवोकेट Thank you, मयूरा sir. जी। Thank you, sir. Thank you so यस much. तो Am I आप audible? बताइए। यस 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 आपकी Okay. आवाज आ रही है। यस Yes. सर। Thank you. Thank you. मयूरा जी बात करेंगी न्यू चैप्टर ऑन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो बताएंगे। बड़ा ही Yes. इंफॉर्मेटिव और एजुकेशन चैप्टर लेक्चर रहेगा इनका। आपका स्वागत करता हूं और आप बताइए इस सब्जेक्ट पे। गो अहेड मैडम। Thank you, sir. First of all, प्रभु सर का बहुत सारा धन्यवाद जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी। Secondly, I'll directly start with the cooperative housing society chapter. Before going ahead, I just want to tell about one major issue what was facing by the housing societies because of non-insertion of any housing issue. So the thing is that for the existing act, there was no specific provision for housing societies. Is it okay if I can speak in English or English and Hindi? Or यस आप मयूरा जी आप मिक्स बोलेंगी तो बहुत अच्छा okay, रहेगा। fine. तभी आप ठीक है, जी. हिंदी डेफिनेटली द थिंग इज दैट जो पहले वाला मतलब अभी का भी जो कोऑपरेटिव एक्ट है, आज तक until 2019 there was no specific provision for housing societies as such. So जो कुछ भी sections applicable to a cooperative sugar factory or cooperative bank, वही सारे section, वही definitions were applicable to the housing society also. So there was a confusion or considering housing societies are major more than 50% of the housing of the cooperative area is of housing societies, consisting of housing societies. So it was a need of time
to insert a chapter on a housing society specifically for the housing society. So this is definitely a welcome move. The act has been amended on 23rd 7 2019 with effect from 9th of March 2019. सो ये एक्ट के बारे में मैं सेक्शन वाइज आपको बताना चाहूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल chapter 13 154B section 154B has been amended, has been inserted in the cooperative act, existing cooperative act. और इसके before going to the sections, first of all, which provisions of the act are applicable to housing societies and which are not applicable to housing societies has been specifically mentioned here. But discussing those will require a separate session, because those are very interesting to discuss actually. But discussing that will require a separate section. So session. So I'll go through definitely directly to the definition parts. So, hello, am I audible to everyone? Hello? Yes, ma'am. Okay, Go ahead. okay. So I directly go to the definition chapters. There are many definitions. So first of all, we have to understand this, that all these definitions we are aware of because of the bylaws of the societies, prescribed bylaws of the societies. There are all these definitions like allotee or builder promoter or promoter member. ये सारे definitions bylaws में already है. लेकिन the thing is that bylaws do not have a statutory obligation. It is more of a contractual nature. Many High Court and Supreme Court judges judgment specifically says that bylaw do not have a specific statutory obligation. So putting all this definition in the act or in a statute specifically gives us it will help in amendment, or it will help in implementation of the act specifically. So many definitions like allotee, architect, builder promoter, chief promoter, those are definitions like we have already in the bylaws. I want to discuss about some definitions which has been specifically inserted in this act. The first important definition has been which has been inserted is association of society. This specific term has been specifically or first time introduced in the act, which is more like of a federal society, which has been already described in the mentioned in the act. So it is the similar kind of definition for a housing society. Federal society and association of society are having a similar kind of definition. It is only that since the rules has not been amended, so implementation of this particular term, we have to check or we have to wait for the amendment of the rules for that specific definition. Second most important definition I want to discuss in this is the corpus fund. Corpus fund is the thing which never have been defined anywhere until now. It was specifically first time used in the redevelopment GR of 3rd January 2009, wherein a corpus term has been defined or not defined, has been mentioned. But there was no specific definition of corpus fund as such. By this act, there is a specific definition provided for the corpus fund. I would like to specifically, the definition has been in two parts. Firstly, what has been called as a corpus fund? Firstly, it means a payment received by a society from a developer in lieu of surrendering the development rights of the society. So this is definitely important for the redevelopment projects. So if a society going through in a redevelopment, surrendering their development rights in favor of a developer and accepting some sort of money from the developer, then that particular amount should be mentioned or should be mentioned as a corpus fund for the society. Secondly, the corpus fund can be if a society in a general body meeting specifically defines or specifically pass a resolution that members should contribute for certain amount towards certain cost of the society, that can also be treated as a corpus fund. So corpus fund has been defined in two ways. Firstly, in lieu of development rights, and secondly, as per the general body resolution of the society. So because of insertion of this particular corpus fund definition, that will help societies going for redevelopment
so that there is a specific, until now there was no specific definition. So which fund can be termed as a corpus fund, or which fund cannot be, there was a confusion in that. So by putting this definition, the confusion has been cleared, that any amount, if a society is accepting from a developer against in lieu of the development rights, that will be termed as a corpus fund. So this is specific definition which will definitely help in redevelopment of the society. So third definition which was inserted, or which is inserted in this particular chapter, is cooperative housing association. This is also an important definition, because this kind of term has been introduced for the first time in the Cooperative Act, or in the history of cooperation, because until now, any housing society only can become a member of any federation or any association of societies, or something like that. So that this was a basic issue people were facing, having apartment association or having companies, that these firms or these legal entities were not able to become part of a federal society or federation. So by putting this particular definition, this specific, I'll read out the definition. It means the association of housing societies or other legal bodies. So the basic term is other legal bodies are also included, or can also become part of an association of housing societies or in a layout. And the purpose of formation of these particular cooperative housing association is for the purpose of maintenance of common amenities or conveyance of land. So basically the thing is that cooperative housing association, after formation, it can be consist of housing societies or any other legal body. It has to be legal body. And secondly, such formation can be either for the maintenance of common amenities or for the purpose of conveyance. So this will help in terms of Rule 9 of RERA, which specifically says that a building conveyance has to be done by the developer in case of a layout where there are more than 5-6 buildings, and the builder is constructing building wise or forming building wise society, and they are giving building wise structure conveyance in favor of the societies. What should be done in to whom the land should be given or land should be conveyed, this particular concept will be applicable or will be helpful in that particular area. That by formation of cooperative housing association, that particular cooperative housing association can be entitled to get the conveyance done from the builder also. So this is also a very important definition which has been included in this particular chapter. The next, there are many definitions like committee member, which we are used, or which we are aware of. The basic or important definition from the point of view of a society is a defaulter. Defaulter has been defined as defined in the bylaws also. It has been specific, or 73CA, section 73CA specifically states about the defaulter concept. So defaulter is very, very important concept. As defined in 73A, it is similar to that. The only difference is that who is the defaulter of a society, or who can be defaulter, specifically a member or flat owner who fails to pay the dues of the society. But the particular thing which has been added by this act or by this provision is that the date of payment, the service of bill or due date of payment. So in case if a society is not giving any notice, but the resolution or general body resolution specifically says that every member has to pay the payment of maintenance charges by particular this date, and the resolution has been passed in the general body meeting, that particular date, after lapse of that particular date, in spite of, this is my interpretation, in spite of society not sending any notice or bill, the member has to pay within 3 months of that particular date which has been resolved in the general body meeting. If he has not paid, then that particular member can be termed as a defaulter. This is a specific insertion by this chapter only. We'll go ahead with the housing society. So there are a lot of definitions: flat definition, allotee definition. Allotee definition is more similar like RERA definition, as defined in RERA also. So we'll go ahead with the housing society chapter. So housing society has been defined here specifically. It is already defined in section 216 of Cooperative Act itself.
but that is not applicable now to housing societies, since we have this specific definition of housing society. So it is more like I just want to tell you about the thing. There's rule 10 of rules, cooperative society rules, specifically defines the three terms which is defined in this chapter also. That is tenant type of housing societies, tenant ownership housing society, tenant co-partnership housing society, and other societies. All three are defined. All three definitions are already defined in Rule 10 also. The major difference is in other societies. We are all aware of tenant ownership housing society and tenant co-partnership housing society. Other housing societies, earlier it was only to the house mortgage society or house construction cooperative societies. Now, the commercial premises societies can also be registered as a housing society under this other housing society subclassification. This is a major term or major what we can say major movement or move, because the thing is that many cooperative, many commercial premises societies or commercial unit building holders do not or may not be able to form a cooperative housing society just because that was not provisioned or that was not included in the housing chapter or housing act or cooperative act. Now, by insertion of other housing societies specific provision, any commercial building members or flat purchasers can form a housing society under this specific section and a subclassification as other housing societies. So this will this will help them in getting conveyance from the promoter builder. This is a important or very welcome move, I would say, definitely. The first next definition part which are more important is regarding member. So by insertion of this specific chapter, पहले क्या होता था कि there were three, I guess all we are aware about. There is principal membership, there is nominal membership, and there is association membership. So earlier association member, principal member, association member, and nominal member, ऐसा पूरा there were these are three types of members. Now by this chapter, two separate membership has been defined. The first is association membership, second is joint membership, and third is provisional membership. So association membership, which has been described here, is totally different from the association membership concept in the act itself. So previously it was association member who has applied with the previous permission of a principal member, that can be admitted as a associate member. So any person who has been who has applied and with the consent or with the written permission of a principal member has been admitted as an association member. So any person can be admitted as an associate member. But now, as per this chapter, associate member cannot be any person from the specifically defined persons here, that is husband, wife, daughter, son, sister-in-law, brother-in-law. So the persons who can be admitted as associate member has been specifically defined in this chapter. So no other person other than these persons can be admitted as associate member. This is an important thing, because so as far as concerned to the thing is that in many societies there are many people who are not concerned with the principal member has been admitted as associate member, and the societies are facing legal issues because of that. So this is a very welcome or very important aspect in that regard. So the second thing which has been introduced by this chapter regarding the membership is a joint member. This is also a really welcome move, because what has happened that since the Cooperative Act only recognize one member, so any person or many people purchase flats jointly, or more than two persons has been purchasing flats, and no second or third person can be admitted as a member of a housing society because there is no provision as such. So earlier it was always like that a first name person has to be admitted as a principal member, and second, third person has to be admitted as an associate member. So in spite of having right title interest in the flat, they cannot be admitted as a member in the housing society. By insertion of this particular term as joint member, this has been specifically all these members or all these flat purchasers, joint flat purchasers,
also can become member of a housing society as a joint member. This is actually a welcome move because any person having right title interest in a flat has to have that particular right of membership also. So this is really a welcome move regarding the joint membership. The third specific membership concept, which has been also a new concept by this specific chapter, is a provisional member. Provisional member is a member who can be admitted by a society after death of a member as per the nomination form submitted by the member. So many societies faces this kind of problem that after demise of a member who can be admitted as a member, there are many legal heirs claiming the right or claiming the memberships. This is actually a welcome move for the benefit of a society. So in case of a member dies and if he has submitted his nomination form, society immediately can admit that particular nominated person as a provisional member until a specific court's order or succession certificate has not been brought by the legal heirs to the society. So that particular concept of to whom the society should contact or should discuss with regarding the membership of a principal member after death of a member, that has been resolved by this particular provision. A nominated person or nominal person has can be admitted as a provisional member by the society immediately. The major issue here facing by the society, or maybe maybe the society can face, is that there are many people who don't bother to file nomination forms also. So what can be done in such cases? I'll come to that also in the later provisions. Important thing is the concept of nominal member now are not applicable to housing societies. No society can admit any person as a nominal member with effect from the insertion of this specific chapter. So no nominal membership for housing societies specifically, because that particular concept is not applicable to housing societies. So basically these two important, joint member and provisional member, are very, very important provisions from the point of view of society day-to-day management. So we'll move ahead with this next definition, which is person. Person is, this definition is more like to section 22, who can become member of a society. So this is more likely or similar to section 22, who can be member of a society, or individual, state government, central government, firm, company, those all can become member. The important thing which has been added in this chapter is a Hindu undivided family, or HUF. Earlier, no HUF can be admitted as a member of a housing society because it was not defined under section 22. Now, but there are many things, or many people who have bought a flat or who have purchased a flat in the name of HUF, and they are not able to become a member of a society because this particular concept was not there in the Housing Act or in the Cooperative Act. Now, by insertion of this, any HUF can also become a member of a housing society. This is also an important concept so far as the housing scheme or housing societies are concerned. Any association of person, and the last important definition which has been defined by this specific chapter is a proposed society. Earlier, there was no definition of proposed society as such. So a proposed society means a society which a proposal of which is submitted to the registrar, and a name approval or bank account opening has been already given by the registrar. So proposed society concept was not introduced, and this will definitely help to societies to specify or come together and to form to go ahead with the registration of society. So this is also an more important definition which has been inserted by this particular chapter. So moving ahead with the next specific thing which has been section 154B2. We have been discussing section 154B1, which is a definition part. Now we are moving ahead with the section 154B2. This is regarding the registration of cooperative societies. So earlier पहले क्या होता था कि there is a requirement
of 10, minimum 10 members, 10 persons to form a housing society, tenant co-partnership or tenant ownership society. So now by this particular chapter, this particular number of people or number of persons required for formation of society has been reduced to 5. So any tenant co-partnership housing society or tenant ownership housing society will require minimum 5 members for registration of society. However, there is also a specific condition that minimum 51%, the specific provision is that either 5 or minimum 51% of people who has purchased a flat or plot. So it is whichever is higher. So basically, even though there is a 5-member society concept, 51% should be there for a formation of society or for going ahead with the registration of society. This is more important thing, because there was a very confusion between among the people that whether it is 51%, whether it is 60. There are GRs or notifications by the cooperative department regarding that also. And RERA specifically says that if a builder has booked 51% flats, he has to initiate the process of cooperative formation of housing society. So this provision will help them that even in the Cooperative Act also 51% has been incorporated or inserted. The only difference or only difficulty here we may face is because there are no rules clarifying the clarifying the procedural part. Only difficulty is that section 154b2 specifically states about only tenant co-partnership housing society and tenant ownership housing society. There is no provision for other housing societies or minimum requirement for formation of other housing societies, like for a commercial unit society. So that particular tenure, that particular definition has not been inserted in this particular chapter. So we have to wait for the rules for that which number or what number specifically required for formation of other housing societies. So it has been mentioned that no association of society shall be registered unless there are 5 housing societies. No cooperative housing association can be registered, and at least there are 2 societies or other legal bodies as its members. But there is no mention of other housing societies anywhere in the chapter, or minimum requirement for formation of other housing societies, minimum requirement of persons. So we have to wait rules for that. Okay, what should be the criteria, what should be the number of persons. Another thing I wish to clarify here is that cooperative housing association, which I have discussed earlier, that any legal body can be a member of cooperative housing association. So basic requirement is of 2. There was no minimum 5 or like a federal society. So any 2 legal entities, either of it a housing society or association of persons, or housing society or a company, can form a cooperative housing association. This is also a welcome move, wherein there are only 3 buildings and a builder has formed a building wise society for 3 buildings, and they cannot form a federal society because the federation requires minimum 5 societies. So this particular definition will, or this particular concept will definitely help those kind of people who has less than, or in a layout they have less than 5 societies or 3 or 4 societies. So this particular definition will definitely help them. Moving ahead, the next provision is 154b3, which is an application for reservation of name and permission for opening bank account. This is a basic concept, और जैसे पहले ही application करते हैं क्या क्या करना है. Major difference here which has been prescribed is while filing application for registration of housing society, earlier there was a confusion. After implementation of RERA, people after booking of 51%, builder has to form cooperative housing society or has to initiate the formation of cooperative housing societies, and the cooperative department needs a required documents for formation of cooperative housing society, set of required documents. And in the set of required documents, there was a completion certificate which is already required for formation. They cannot go ahead with the registration proposal without having a completion certificate. So these issues, many people are facing these kind of issues for last, I guess, after incorporation of RERA for 2-3 years. But now it has been clarified by this act specifically that if a architect is giving a completion certificate, that can also be done, or that can also be submitted
for formation of tenant co-partnership housing society. So either commencement certificate or a completion certificate by an architect also will be applicable or will be submitted or can be submitted for formation of tenant co-partnership housing society. So there is no need of completion certificate or occupation certificate from the corporation for formation of cooperative housing societies henceforth from the application of this particular chapter. So this goes with the layout plan in the tenant ownership housing societies also. The layout plan sanctioned by the competent authority or a proposed layout plan also can be submitted for the formation of the tenant ownership housing society. These two are major welcome, I can say, or major differences from the earlier thing. So moving ahead with the further sections, 154B4 is regarding associate, joint and provisional member. We'll see it later on. Then the specifically 154B5, which is a limit of membership, which we also know that the membership should be equal to the number of flats or number of plots, whatever sanction from the competent authority. The proviso of this particular section is very, very important, which specifically states that in the plot owners cooperative housing society, a society may admit any association of society, any other society, company, organization of flat purchaser in case a plot owner has constructed and sold flats as per the prevailing rules. So these are the many, this is the particular issue faced by many cooperative tenant housing, cooperative housing societies, ownership housing societies, because in Pune specifically, many societies which are age old, past 50-60 years old societies, tenant ownership societies having bungalows, and any member want to reconstruct and sell the flats or forming apartment association, their membership issue with the tenant or parent society are pending, or many people join them as an associate member of the parent society, and their rights, title, interests are there was very confusion about that. So by insertion of this particular section proviso, a parent society can admit a particular housing society of that particular constructed unit, or a association of society, or apartment association or company also. So if a member construct or reconstruct his plot, construct a building, sold those units and form an apartment association, that particular apartment association also can be admitted as a member of a parent society by this particular proviso. So this is also welcome and very helpful in such kind of cases. Moving ahead with the section 154B6, cooperative education and training to the members. This is a very important and what we can say कि बहुत लोगों को पता भी नहीं होता और बहुत लोगों को इसका importance पता नहीं होता. So this is a very important provision which was already there in section 24A also, कि हर एक society has to give or has to organize training and education to its members and has to contribute towards it through the federal society or federation. So the only difference, it is similar to 24A. The only difference is that earlier it was a compulsory, and now housing societies may organize such kind of training and education to its members. But the concept of payment of contribution to the federal association is mandatory. So even if the society is not giving any education or training to its members, they have to contribute to the association towards the training. So it is always advisable to have a training if you are contributing for the specific to the government for such training. So it is always advisable to have a training of such kind of activities or education and training, because it is mandatory to contribute, and in case a society fails to contribute, it can be recovered as arrears of land revenue. So this is very important, that society has to give training to education and training to all its members. It is advisable and important also, because if the people or members, if society members, committee members knows the law, knows the particular provisions, it will
बहुत ज्यादा complications और litigations कम हो सकते हैं उसमें. So this is actually required and mandatory because payment is mandatory. So getting training also is important also. Moving ahead with section 154B7, which is restriction on transfer of share and interest of a member. So this is normal provision as per bylaws also ki if any person is not paying his dues or pending with the dues of housing society, he cannot transfer his right title interest to any other person. So this is as per the bylaws also, it was there also. The proviso for this specific section is more important. This specific proviso states this is important for a tenant ownership societies where there is leasehold interest. So this particular proviso states that any transfer of share and interest in respect of leasehold properties shall be governed by the terms of lease. So terms of lease are important for transfer of any leasehold interest. So this is very important thing because now the thing is that people are transferring their right title interest without informing to the society or without taking consent of the society and in contravention with the terms of lease also. So this particular section specifically says that in case of a tenant ownership society, when there is a lease prescribed, the transfer document should be consistent with the lease document. So this proviso is also important in terms of tenant ownership societies. The next provision is section 154B8, which is regarding rights of a member to inspect the document. It is also like we have already discussed or we have already know about the bylaws and right of a member to inspect the documents free of cost. The inspection should be free of cost. However, if the person want or member want copies of such document, he has to give the prescribed fees or pay the prescribed fees to the committee, and committee has to give it within 30 days of the application. Moving ahead, this is the exact provision as per the model prescribed bylaws. There is no deviation from that or any other additional thing in that. The next provision is 154B9, removal of member, which is also like in the act of itself ki, if any person is not admitted duly, that can he or she can be removed from the membership by the registrar on an application or suo motu. The next important provision which I want to discuss specifically is 154B10. This is regarding rights and duties of member. Rights and duties of member are very important because that has never been prescribed in the act earlier with respect to housing societies. So it has been discussed or prescribed in model bylaws only, but now it has been statutory rights and duties of a member. The first right is getting a certificate of allotment. So any society now after incorporation of incorporation of this particular chapter, after formation, any society has to give an allotment certificate to its member after admission, at the time of admission of that particular member. It is not only share certificate, it is allotment certificate also, which the society has to give to the members after at the time of at the time of allotment of the member or plot or flat specifically. And the specific provision here is that if a member is a defaulter of a society, see, this specific provision is with respect to getting conveyance done. There are many issues that a member is not paying maintenance or dues of the society, and if a society goes for deemed conveyance or conveyance of the society, that particular person will automatically get the conveyance in his favor. So this particular provision specifically says that no member shall be eligible for getting conveyance if he is a defaulter of the society. So society can always say that we will not give you right title or interest in the property unless you pay the dues of the society. So this is also an important provision in terms of the day-to-day management of the society. The next provision, next important right or duty of a member, which has been prescribed for the first time in the act, is a member shall vacate a flat when required in the process of redevelopment
as decided in its general body meeting. So now it is a statutory obligation or duty of a member to give away the possession in the process of redevelopment. This is very, very important. So because there are many issues in the redevelopment that a particular member or 2 or 3 members are not giving possession, and society has to fight with them for years for getting possession in for the redevelopment. So now it is a statutory obligation or a liability of a member to give away the possession as per the general body resolution. This is very, very welcome in terms of the redevelopment of the society. So next particular definition or next particular right of a member is regarding a associate member's right, voting rights and contesting the election. Associate member now can contest the election with the written permission of the principal member. Here the confusion is that there is no provision for joint member to contest for the election. There is only provision for associate member to contest the election, but there is no specific provision. In fact, joint member has a more right than associate member, but the provision is lacking in this particular chapter regarding the joint member contesting the election. But yes, associate member now can contest the election with the written permission of the principal or principal member or first member. So this particular chapter is silent about the rights of the joint member to contest the election. Then comes the section 150B11, which is regarding voting rights of a member. So voting rights, each one member, one vote, we all know about the thing. Associate member has a right to vote in the absence of principal member, but with a written permission of principal member. And joint member, here the right of joint member to vote also has been prescribed that in the absence of principal member, joint member also can vote. But the confusion is that in case there is a joint member and associate member, and the principal member gives authority to associate member to vote, then what about the rights of a joint member to vote? So there is no clarity about that right of a joint member in this particular chapter. We have to wait for the rules to clarify the same. Third important thing is that a provisional member now also can vote. If a member is admitted as a provisional member, this has been important specifically in case of a redevelopment. In case of a redevelopment where a member dies and a person nominated has been admitted as a provisional member, then that particular person has no right, or there is no particular right of that particular member which has been added, or nominal member's right. But now the provisional member who has been admitted in case of a death of a member can vote in the general body. He cannot contest the election, but he can vote. So this particular provision will be helpful in the case of redevelopment. The next section is 154B12, which is a transfer of share right title interest. It has to be by way of registered document. It is the specific transfer of right title interest on the death of a member has been described in 154B13. This is very, very important document or very, very important provision with respect to transfer of interest. How a transfer of interest of a death of a member who has been died without making a nomination, or without, in spite of nomination, there are so many people claiming the interest of the deceased member. So the specific provision specifies which document has to be scrutinized by the society while accepting any application from the legal heirship or legal successors of the particular member who has died. The documents are testamentary documents. A will can be suffice the purpose, or succession certificate, or legal heirship certificate. Please take a note that there is no and, there is or. So it is a testamentary document, or a succession certificate, or legal heirship certificate, or a document of family arrangement executed by the persons who are entitled to inherit, or to a person duly nominated in accordance with the rules. So society, while scrutinizing the application, has to demand either of these documents, or admit the nominated member or nominal member as a not nominal member, the person nominated by the deceased member as a provisional member of the society.
there are two proviso for this particular section. The second proviso is more important with respect to provisional membership. The first proviso it says that the society may admit the nominee as a provisional member until the legal heirs with the legal heirs or who are entitled to shares in accordance with the succession law submitted their respective document. The second proviso specifically said that if no person has been so nominated, this is important because there are many cases that people forget or people not very careful about the filing of nominee or nomination. So this second proviso helps the society. This specifically proviso states that if no person has so nominated, society shall admit such person as provisional member as may appear to the committee to be heir or legal representative of a deceased member. So the society has rights to decide who can become a provisional member of a society after the deceased or in the place of a deceased member. This proviso is specifically important because this is contradictory to the definition of provisional member also. But considering there is a proviso to the section, we can always say that this particular definition will definitely helpful for the committee or society to decide who can be admitted as a provisional member. So next, we will move ahead with the 154B14 is charge of the society, creation of funds, levy of charges. These all are as per the prescribed rules and bylaws, which are still applicable to the housing society. The important section is 154B17, which is regarding investment of funds. Earlier, it was under section 70 of the Cooperative Act, which is still applicable to housing societies also. So this particular specific section says that a society shall invest or deposit its funds in one or more of the following: in a district central cooperative bank, the state cooperative bank having awarded at least A audit class in 3 last consecutive years, and this is until this it is similar to section 70, that either a district cooperative bank or a state cooperative bank having awarded A listed. The next proviso which has been inserted by this chapter specifically states that if no such central cooperative bank is available in the district, then only in any nationalized bank. So a society cannot invest its funds directly to any nationalized bank in case there is a district central cooperative bank or state cooperative bank. This is very, very important provision because earlier it was not there in section 70. This has been inserted by this particular chapter only. Moving ahead with the section 154B18, utilization of fund. So it is as per the bylaws of the society, as prescribed in the bylaws of the society has to utilize its funds as prescribed in the bylaws of the society. The proviso of this particular section says that a corpus fund may be utilized for the purpose as may be decided by the general body. So apart from all other funds, corpus fund of a society can be utilized by a society in accordance with the general body resolution of that particular society. This is an important proviso for that for utilization of funds. Moving ahead with the next chapter is constitution of committee, which is as per the prescribed bylaws और bylaws के हिसाब से ये जो पहले चल रहा था वही है, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है कि को-ऑप्शन से होता है, इलेक्शन से होता है, सिलेक्शन से होता है. वो पूरा चैप्टर जैसे bylaws में है वैसे का वैसा ही है, उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं. The next important is reservation of certain seats. वो भी bylaws के हिसाब से ही है कि one member should belong to scheduled caste, one member should belong to other backward class, and one member should be to denotified tribe. जो bylaws में है वैसा के वैसा ही यहाँ पे भी है, वहाँ पे कुछ changes नहीं है. Even with respect to the reservation for women, 2 seats has been reserved, वो भी वैसा के वैसा है, उसमें भी कोई changes नहीं है. सिर्फ specifically जो bylaws में define किया हुआ है कि who can be termed as a SC or ST or who can be termed as a denotified tribes, वो सिर्फ clarification दिया हुआ है. यहाँ पे बाकी कुछ बदल उसमें कुछ नहीं है. It is as per the bylaws only. The most important point here is 154B22, which states that general provision for strength of the committee for quorum.
ये बहुत सारे लोगों को इश्यूज आता है कि स्ट्रेंथ क्या पकड़नी है, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, अगर कोई वुमेन नहीं है तो उनका अगर वैसे ही रखना है या कोई जनरल मेंबर उनके बिहाफ पे जा सकता है, ऐड हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता. Specifically, this provision specifically says that agar if those people are not available to fill the reserve seats, then such reserve seats shall not be counted for strength of the managing committee. So वो छोड़ के आपको मैनेजिंग कमेटी का सिंपल मेजोरिटी से कोरम तैयार करना है. वो no one can admitted on behalf of or in place of these particular seats if those are not available. Next section is 154B23, which is a disqualification of committee and its members. This is also the same as per the bylaws की क्या क्या, if he is a defaulter, if he carries on the business, जो bylaws में है वही provisions यहाँ पे incorporate किया है. Just the thing is that now it is a statutory provision. So ये पूरा चीजें, the important thing here is disqualification of a member is if he incurs, one of the provisions says that if he incurs any of the disqualification similar to that mentioned in the provisions of clause 7, 6, 7 or 8, 7, 8 or 9 of clause F of subsection 1 of 73 CA. So section 7 specifically states that after 2001, if a member is having more than 2 childs, he will be disqualified for becoming committee members, but there are many ifs and buts which has to be discussed separately. So this is an important provision. A person having more than 2 childs cannot become a member of housing society, a committee member of a housing society after 2001, sorry. Next provision is regarding 154B24, which is a motion of no confidence against the officer of the society, which is as per the 73 ID. There is no change in that. It has to be by 2/3 of the majority of the committee members with an application to the registrar, and registrar has to proceed for as per the 73 ID. It is same as applicable to the as applicable earlier also. So next chapter is 154B25, which states about the management of housing society, housing complex, housing association or housing federation. So that has to be as per the manner as may be prescribed, and the rules has not been prescribed yet, so we have to wait rules for the particular for application of this particular section. Next chapter is next section is 154B26, which is allotment of plots, flats or houses through draw plots. This is the same thing as the society has to allot in the absence of contract to the contrary. So if there is an agreement specifically with the builder, then the society has to allot that particular flat to the that particular flat purchaser who become a member of the society. So in case of non-agreement, the society has to allot the plots through draw plots. Nowadays there is no case of specific there is no previous agreement and the society has purchasing a property, constructing it and then allotting it. Then in such case this particular section will be applicable. The next provision is 154B27. It is obligation of society to take action and registrar's power to enforce. So this is very particular and very important definition or in section. It specifically says that if a society is required to take action for performance of its obligation, responsibilities and duties as provided in the Act, rules, bylaws, or to execute the orders issued by the state government. This is very, very important. The society has to execute the orders issued by the state government or by the registrar. So any notification, any order by any registrar are mandatory to the housing society to implement. And if the society fails to implement, registrar by this particular section has the power to implement it or to take an action against the society. So whatever orders or whatever by particular notifications which has been prescribing or which has been given by the registrar or state government are mandatory even regarding this COVID-19 and any particular definition or particular order of the government. It is mandatory on the society to implement that particular order or to take action on that particular order. The next important provision
This particular section specifically says that how the registrar can implement the order, how that can be done. The opportunity should be given to the society before passing any order, and the 30 days. The third part of this particular section specifically said, which is a major issue many people are facing, that obtaining a no objection certificate either for transfer of flat or plot or for mortgaging the plot or flat. So many people face this issue that society didn't give the NOC, society is not willing to give NOC. This particular chapter specifically says that a society, after application by a member, has to give its NOC within 30 days, or specifically say reject that particular application within 30 days, and with a specific reason for rejecting the same. So the society, now it is mandatory to the society or on the society to give NOC either either give NOC or reject the application within 30 days from the date of application, and it has to inform within next 15 days to that particular member. In case the member particularly want the NOC, then he may apply to the registrar directly after, if in case of the society rejects the application or didn't give response to the application. So society, the member can approach to the registrar and can get the specific NOC from the registrar also. The basic thing is here that the time which has been prescribed is a longer duration. So 30 days time to the society, and after that 15 days to inform the member, and then to approach to the registrar, it will almost take 60 plus days. So that particular time period is maybe a issue to that particular person who is on the verge of taking loan or on the verge of transferring his rights, title, interest. So this particular time period has to be discussed, or has to be considered by the government while or while revising the rules. The next provision is 154B28, which is regarding housing federations, their powers and duties. So housing federation powers are the similar one at 154B6. Key housing federation shall create the educational training fund. It has to help the societies in maintaining or day-to-day management of the societies. The major issue is that every housing society has to contribute to the education and training fund maintained by the notified housing federation. As we discussed earlier, that the society, it is mandatory on the society to contribute towards the education and training fund. There is no escape for contributing to education and training fund by any society. So it has to be the contribution should be to the housing federation, notified housing federation, definitely. And what the notified housing federation shall utilize such particular fund for either arranging seminars or imparting training to the persons, or for any other person as purpose as may be prescribed by the government from time to time. So there is no escape from payment, or there is no escape from contribution towards this particular fund. Many societies are not aware about this, but this is mandatory provision. You have to contribute towards this particular fund to the housing federation, notified housing federation, definitely. And the notified housing federation shall utilize such fund for arranging seminars or for imparting training to the person to be appointed as manager or special recovery officers also. So this particular thing we have to notice, and we have to specifically take a note that we have to contribute towards this particular fund. So it is better to take benefit also from that. The next provision is every notified housing federation shall prepare, declare, and maintain the panel of managers and specially recovery officers as per the guidelines issued by the registrar. So every housing federation, notified housing federation, may prepare, declare, and maintain a panel of managers or special recovery officers for the purpose of recovering dues or as per the orders of 154 B29. So the special recovery officer giving training to that is the duty of housing federation, notified housing federation, definitely. Moving ahead with next provision is every notified housing federation shall apply to the registrar for delegation of necessary powers
to the person so trained as special recovery officers. So Housing Federation has to give training to such special recovery officers and has to apply to the registrar for delegation of such particular powers to those particular special recovery officers. And the next provision is specifically society may appoint special recovery officer from such panel for execution of recovery certificate. So for execution of recovery certificate, society may apply to the registrar and may appoint any person so appointed or so empaneled by the government as special recovery officer. So society may apply such particular person or that particular person from the panel as special recovery officer for the recovery of its dues from its member. The next provision, which is also most important provision, I would say, it is in 154B29, which is in the place of 101. So 101 ka recovery jo, which is a commonly known term. So now for housing societies, 101 is not applicable. Now 154B29 is applicable to all housing societies. So it talks about the recovery of certain sums in areas due to housing societies as areas of land revenue. The same procedure has been prescribed as prescribed in under section 101. So the same process society has to apply to the registrar for the recovery of its dues, its repairs and maintenance fund, construction cost and service charges from its members. And with the supporting document, and the registrar has to give opportunity of hearing to that particular member and can pass a recovery certificate, can grant a recovery certificate. And this particular provision is also that a certificate is granted by the registrar under subsection 1 or 2 shall be the final and conclusive proof. So there is no appeal for this particular certificate granted by the registrar, which was not there earlier also under 101, section 101. So this is a particular specifically provision. The only issue is that there is no amendment in the rules as such, or there is no prescription of procedure for such recovery officer or recovery proceedings to be conducted under 154B29. So we have to wait for, this is my interpretation, we have to wait for the rules to be amended by the government for implementation of this particular section. The next section is 154B30, which is regarding house building cooperative societies which have achieved their objective. So, the registrar may, in case of house building cooperative housing societies which have achieved, registrar may pass an order to deregister such kind of societies. The last section which has been incorporated in this particular chapter is a saving clause. The saving clause specifically says that any rules, order, bylaws, circulars, or instruments in force which has not been expressly repealed or modified or amended shall be continued or to apply to the housing societies. So any since there is no amendment in the rules, so the existing rules, existing bylaws are still applicable, though there are contradictions to the this particular chapter and bylaws and rules, but still the provision specifically says that those which are not repealed, expressly repealed, are applicable to the housing society. So right now all the bylaws, all the rules are applicable to the housing society since not amended particularly. The second thing is that any proceeding by or against the society pending before any court of law on the date of commencement of this particular chapter shall be decided as if the provisions of this chapter are not made applicable in respect of such society. So this particular insertion of this particular chapter will not affect on any proceedings or any legal issues going on in any court, cooperative court or register. So that particular issue has to be decided as per the earlier provisions only. So I guess I have covered all the issues majorly, or incorporation of section 154B. We have to wait for the rules for the implementation of many of these provisions, many of the provisions. But overall, this insertion of this particular chapter is helpful for the housing societies to considering the thing is that now many of these are statutory obligations and statutory duties of a housing society or a member. So implementation of those particular provisions will be easy or will be
more feasible for the housing societies by insertion of this particular chapter. So if anyone has any questions regarding that, you may ask in the chat box also, or if anyone want to ask. यस, हम लोग मयूरा जी धन्यवाद। Thank you, तरह thank you, से sir. आपने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर एक सेक्शन का विश्लेषण किया, डिटेल में बताया किस तरह से न्यू चैप्टर से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बड़ा ही हर एक हाउसिंग सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, तमाम लोग जो जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे तमाम लोग जुड़े हुए हैं, तो इस न्यू चैप्टर के बारे में आपने सुना और इस बारे में कुछ आपकी क्वेरी हो, निश्चित ही आप सवाल करें। थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे और हम आपको रिलैक्स करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे। मयूरा जी इस बीच मैं इनवाइट sir. करूंगा, यस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पार्थ सारथी जी, यदि हो। पार्थ सारथी सर। यस सुनील शर्मा जी, गुड आफ्टरनून। यस सर, यस सर। फार्म टू होम तो अभी शीतल जी नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा महासेवा जो ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा है पार्थ सारथी जी, जो ये जो लॉकडाउन में समय का सदुपयोग कर सकते हैं तमाम लोग, और कोविड-19 के बाद जो समय आने वाला है, बड़ा सुस्त समय आने वाला है रियल एस्टेट का, हाउसिंग सेक्टर का, तो उसमें किस तरह से आप कमर कसे अपनी, और एज ए कंसल्टेंट यदि काम करना चाहते हैं आप, तो महासेवा के तमाम जो कोर्स है, सेल्फ रीडेवलपमेंट, ड्रीम कन्वेंस या सोसाइटी में जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, और वो भी सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो पूरी जानकारी और जो नंबर्स है, यदि विशाल बामने के नंबर वगैरह आप मेंशन करना चाहें तो चैट बॉक्स में कर दें, या बताना चाहे तो बता सकते हैं। मैं इनवाइट करूंगा हमारे वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर पार्थ सारथी जी को, वो बताएंगे किस तरह से ऑनलाइन कोर्सेज वो शुरू किए हुए हैं हमारे महासेवा के। तो पार्थ सारथी जी वेलकम। थैंक यू सुनील शर्मा जी, एंड आवाज थोड़ा कम आ रहा है आपका, स्लो आवाज आ रहा है। आवाज तो आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, थोड़ा आवाज वॉल्यूम। हेलो, अभी थोड़ा ठीक है क्या? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। यस गो अहेड। थैंक यू सुनील शर्मा जी, थैंक यू एडवोकेट मयूरा जी। आपका सेशन जो नया चैप्टर के ऊपर था, हाउसिंग चैप्टर के ऊपर, अभी थोड़ी देर में शायद क्वेश्चंस थोड़ा रहेगा, वो भी आप थोड़ा सा ले लीजिएगा। उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को, जो भी पार्टिसिपेंट्स है सबका वेलकम। जैसे अभी लॉकडाउन का पीरियड है, और लॉकडाउन का पीरियड के पहले भी देखिए हमारा जो भी हमारा करियर होगा, जो भी हमारा हम लोग जो काम करते रहेंगे, हम लोग का जो भी प्रोफेशन होगा, हर चीज में हमारा नॉलेज और हमारा स्किल्स जो है उसको रोज रोज हम लोग अपग्रेड करने की कोशिश करते रहते हैं हर समय। तो और इस पर्टिकुलरली इस लॉकडाउन के जरिए हमने काफी सारे ऐसे भी चीजें आइडेंटिफाई किया है हमने हमारे अंदर, कि हमको एक स्पेसिफिक चीज में कुछ ना कुछ जानकारी हो सके उतना लेना है और धीरे धीरे उसमें मास्टरी पाना है। दिस इज व्हाट स्पेसिफिकली मेनी पीपल हैव टेकन एन ओथ, एक्चुअली पर्सनली भी बहुत सारे लोगों ने सोचा है ऐसा। तो इस जरिए हमने भी क्या किया है, महासेवा ऑलरेडी वी आर इन्वॉल्वड इन लॉट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज सिंस लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, एंड स्पेसिफिकली जैसा अभी एडवोकेट जी ने भी बताया कि एक्ट के अंदर भी नया जो हाउसिंग जो आया है चैप्टर, उसमें भी एक पर्टिकुलर सेक्शन बोलता है कि आपको हर सोसाइटी को ट्रेनिंग एजुकेशन कंडक्ट करना है। तो उस पर्टिकुलर सेक्शन के हिसाब से जो ऑलरेडी ट्रेनिंग चल ही रहा था हमारे काफी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में, वो वाला माध्यम अभी हम लोग जाकर के लॉकडाउन के टाइम में जाके सोसाइटी के पास जाकर के फिजिकली ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमने ऑनलाइन में, जैसा अभी ये आज का जो सेमिनार, आज का मीटिंग जो ऑनलाइन जूम के माध्यम से हो रहा है, उसी तरह हम लोग ये ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम अंडर सेक्शन 154B6 जो अभी एडवोकेट जी ने बताया, तो उसके हिसाब से हमने कंडक्ट करना शुरू किया है। ये पर्टिकुलर एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंडेटरी है, हर सोसाइटी को कंडक्ट करना है, और हर सोसाइटी इसके लिए पर मेंबर 10 रुपीज पर मंथ कलेक्ट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं कोई, तो उनको कलेक्ट करना है। कलेक्शन भी मैंडेटरी है, क्योंकि आपको आपके सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल में एक सेपरेट आपको बताना है कि आप ये एजुकेशन फंड क्रिएट कर रहे हैं, एजुकेशन फंड लोगों से हर महीना कलेक्ट कर रहे हैं, एक मैंडेटरी चीज है। और एट द सेम टाइम आपको ऑडिट के टाइम पे,
जब आपको ऑडिटर आएगा साल में, जब ऑडिट होता है आपका सोसाइटी का, उस समय पे ऑडिट रिमार्क में अगर आपने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट नहीं किया है तो आपको ऑडिट रिमार्क आ जाएगा कि सोसाइटी ने ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम कंडक्ट नहीं किया है। तो दिस बिकम्स अ मैंडेटरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल द हाउसिंग सोसाइटीज। और इसका फायदा ऐसा है, बेसिकली देखिए, नॉलेज तो पाना, एजुकेट होना इटसेल्फ इज, यू डोंट नीड एनी अदर रीजन, और आपको कोई इसको छोड़ करके कोई वजह नहीं चाहिए कि आपको क्यों एजुकेट होना है। ऑलवेज एजुकेशन इज ऑलवेज वेलकम। एट द सेम टाइम मैंडेटरी अब जो लेते हैं प्रोविजन के हिसाब से भी, two things are there: the audit part and the compulsory part of collection and expenditure training and education में आपको करना है। ये दो चीज भी आपका कंप्लाई हो रहा है। तीसरा इसका अच्छा एक, हम लोग ने जो जितने साल से 5-6 साल से जो हम लोग महासेवा ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे हैं, हमने ये देखा है कि जितने ट्रेनिंग हमने कंडक्ट किया है उसके बाद में जब बहुत सारे सोसाइटीज में हम रिपीटेड सेकेंड या थर्ड टाइम भी हमने कंडक्ट किया है ट्रेनिंग, और लोगों से हमको ये फीडबैक मिला है कि ट्रेनिंग कंडक्ट करने के बाद में जितने भी सोसाइटी के अंदर जो इनफाइट्स होता है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जो लोगों नॉर्मल मेंबर्स और कमिटी मेंबर्स के बीच में जो लॉगर हेड्स होता है, जो लोग एक दूसरे की बात सुनते नहीं है, नहीं समझते हैं, तो काफी सारा चीज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में सेटल हो चुका है। बहुत सारे सोसाइटीज जो कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल करना चाहते थे, कोऑपरेटिव कोर्ट में जाते थे, रजिस्ट्रार के पास जाते थे, रिकवरी का इश्यू था, ट्रांसफर का इश्यू था, काफी कुछ नॉमिनेशन का इश्यू था। तो ऑल दीज थिंग्स वी आर एबल टू सेटल अमिकेबली अंदर सोसाइटी के अंदर बात करके। एक फोरम जो मीटिंग में जो हमारा जो मीटिंग सेशन तो होता है, एजुकेटिव सेशन, हम लोग लेक्चर देते हैं वहां पे, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारा इंटरेक्टिव सेशन भी होता है जहाँ पे हम लोग लोगों को बोलते हैं कि आप आपका जो भी स्पेसिफिक डाउट्स है, सोसाइटी रिलेटेड डाउट्स है, वो आप इश्यूज बताइए हमको और वी विल ट्राई टू सॉल्व देम। सो आई विल टेल यू, मोर देन 90% problems or issues we were able to solve through this training and education program. So this is also a very huge plus point of why to conduct this education training program in your society. So I don't think besides this you need any other reason for conducting this education training program. Besides this, टॉपिक्स पूरा उसमें यही रहेगा, कैसा आपको डे टू डे फंक्शन करना है, रूल्स रेगुलेशंस क्या है, एक्ट रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से पूरा समझाया जाएगा, मैनेजिंग कमेटी का क्या रोल है, बाकी मेंबर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बाकी जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या क्या सोसाइटी को अंडरटेक करना है वो सब इसमें समझाया जाएगा। 2.5 से लेकर 3 घंटे का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा एंड विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स इन दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। बिसाइड्स दिस, जैसा सुनील जी ने बताया कि हर प्रोफेशनल ये पर्टिकुलर लॉकडाउन के टाइम पे many of them are trying to get educated in some specific and try to get mastery in some specific topic, subject matter. उसके हिसाब से हमने 3 ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है कन्वेंस एंड डीम कन्वेंस, और सेकंड टॉपिक है डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिडेवलपमेंट, और थर्ड टॉपिक है हमारा ऑडिटर का मैन्युअल। तो ये 3 टॉपिक हमने आइडेंटिफाई किया है जो सबसे ज्यादा सब लोगों को आज के दिन में मुंबई जैसा या बड़े शहर या सबर्बन एरिया के लिए बहुत यूजफुल टॉपिक्स है। तो इसमें भी हमने ऐसे 3 घंटे का एक स्पेशल लेक्चर कंडक्ट करेंगे हम लोग, एक्सपर्ट्स रहेंगे, शायद रमेश प्रभु जी रहेंगे मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स कंडक्ट करने के लिए। तो इस लेक्चर में भी आप लोग आके यू कैन एनरोल योरसेल्फ। इसमें भी 3 घंटे का रहेगा, 500 रुपीज ही है इसका, बट आई अश्योर यू दैट वंस यू गेट ये 3 घंटे अगर आप इफ यू आर एबल टू, इसमें क्या है कि आपको ई नोट्स भी दिया जाएगा, बहुत सारे और भी मटेरियल दिए जाएंगे, एंड स्टार्ट टू एंड जो प्रोसीजर होता है, फॉर एग्जांपल कन्वेंस में शुरू से लेकर लास्ट तक क्या करना चाहिए कि दैट यू आर सक्सेसफुली एबल टू गेट कन्वेंस ऑफ योर लैंड एंड प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट क्या क्या आपके चैलेंजेस है, क्या क्या हर्डल्स आ सकता है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, ऑल दीज थिंग्स विल बी एक्सप्लेन्ड इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर। सिमिलरली ऑडिटर केस में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ऑडिटर को, एंड मैनुअल के अंदर क्या क्या नए नए प्रोविजंस आए, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। सो माय अपील इज द फर्स्ट वन व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वो तो एक मैंडेटरी चीज है, आपको तो करना ही है हर सोसाइटी को। तो प्लीज कम फॉरवर्ड, हमारे नंबर्स हैं, सुनील शर्मा जी देंगे आपको, विशाल बामने जी आपको देंगे, तो वो नंबर शेयर हो जाएगा, ईमेल आईडी शेयर हो जाएगा, यू कैन गेट इन टच विद अस। सेकेंडली, फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशनल प्रोग्राम व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि हमारा जो डीम कन्वेंस का होगा या फिर रीडेवलपमेंट का होगा, उसमें भी प्लीज कम फॉरवर्ड एंड मेक यूज ऑफ इट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। 3 hours का ये प्रोग्राम है, यू कैन ऑल्सो एनरोल फॉर more than one program also, and the fees is also not much,
500 rupees is nothing as far as what you are going to gain the knowledge out of it. So I again appeal, I again request each one of you, all the participants, not only you, but also your friends, relatives, आपके आसपास वाले societies, सबको आप encourage करिए, आप सबको ये pass on करिए message, and let all of us benefit during this lockdown and get equipped for fighting the other COVID तो कर ही रहे हैं. As far as the other issues are also concerned, let us be equipped for handling all those things. Thank you, Sunil Sharma ji, for giving me time. Now you can take over, sir. Thanks a lot. थैंक यू वेरी मच मिस्टर पार्थसारथी जी। देखा आपने दोस्तों किस तरह से उन्होंने बताया कि ऑनलाइन कोर्सेज की डिटेल बताई। तो मैं आपको कुछ नंबर्स बता दूं, आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यदि एज ए वॉलंटियर आप महासेवा से जुड़ना चाहते हैं घर बैठे लॉकडाउन के समय में, तो आप ये नंबर नोट डाउन करें। फेसबुक पे जितने लोग जुड़े वो नंबर नोट डाउन करें, नाम और नंबर बता रहा हूँ हमारे महासेवक के। इन पे नंबर करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपको डोमेस्टिक वर्कर का डाटा किस तरह से देना है, एज ए वॉलंटियर कैसे जुड़ना है, या तमाम जो जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज की, फार्म टू होम की, तमाम इन नंबर पर आप संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। फेसबुक पे तमाम लोग जो देख रहे हैं, वो पार्टिसिपेट जो देख रहे हैं, कृपया नंबर नोट करें। नाम है इनका, हमारे महासेवक है मचिंद्र थलेश्री, इनका नाम है मचिंद्र थलेश्री। इनका नंबर है 8655892533। नंबर एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, नंबर है 8655892533। यस, सेकंड नंबर है संतोष गिरी है, संतोष गिरी, ये भी महासेवक है हमारे सोल जो महासेवक है मुंबई में, इनको हैंडल कर रहे हैं, सब गाइड कर रहे हैं। तो इनका नाम है संतोष गिरी। इनका नंबर मैं बता रहा हूं आपको 8779832157। नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप नोट करें, ध्यान करेक्ट कर लें। 8779832157। यस, ये इन नंबरों पर आप हमारे जो महासेवा के तमाम जो गतिविधि चल रही है, एज ए वॉलंटियर आपको जुड़ना है, जो अनऑर्गेनाइज डोमेस्टिक वर्कर का डाटा देना दोस्तों उस बारे में, या फिर हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज है उसके बारे में, या आपको चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में या पीएम केयर में डोनेट करना है, उसके बारे में जान सकते हैं दोस्तों। अभी मैं कुछ सवाल लूं, उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, कल का प्रोग्राम हमारा रहेगा बड़ा ही अवेयर और एजुकेशन रहेगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा। महासेवा एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस विथ रोटरी क्लब ऑफ बोरीवली, कल हमारा टॉपिक रहेगा प्रिकॉशंस फॉर कोविड-19 दोस्तों इन हाउसिंग सोसाइटी, प्रिकॉशंस फॉर कोविड-19 इन हाउसिंग सोसाइटी बिफोर एंड आफ्टर कोविड-19 के बाद और बिफोर आफ्टर क्या होगा, क्या क्या सावधानी रखनी है, किस तरह से अलर्टनेस और अवेयर नहीं है हाउसिंग सोसाइटी में, क्या सावधानी और बचाव कर सकते हैं, उसके बारे में बताने के लिए खुद सरकारी ऑफिसर है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के डॉक्टर किशोर मांडे हैं। डॉक्टर किशोर मांडे डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी रजिस्ट्रार हैं, वो रहेंगे। और हेल्थ से कनेक्टेड मतलब WHO, ये तमाम जो मेडिकल एलोपैथी से कनेक्टेड हमारे एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर महेश पुरोहित, ये रहेंगे पुरोहित हॉस्पिटल के। और हमारे जो चेयरमैन है रमेश प्रभु जी, ये खुद बताएंगे किस तरह से आपको सावधानी रखनी है और रोटरी क्लब क्या गतिविधि कर रहा है, इस बारे में बताएंगे दोस्तों। ये कल का प्रोग्राम है हमारा। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट हमारा संडे भी आप नोट कर लें, जो लोग देख रहे हैं हमारे फेसबुक पे, तमाम जो पार्टिसिपेट हो रहे हैं, आप अपना नंबर शेयर कर दें ताकि हम आपको ये इनविटेशंस वगैरह भेज दें, क्योंकि हो सकता है ये जो आईडी है, आज जूम की आईडी हो सकता है कल अलग हो, परसों अलग हो, तो वो आईडी से हम आपको इनविटेशन भेज दें। तो आप हमारे जो नंबर्स हैं, जो नंबर बताए, उन पे आप इनविटेशन के लिए बोल सकते हैं, उनके व्हाट्सएप नंबर पर जो हमने महासेवक के नंबर बताए, उनके लिए, तो उनके नंबर से आप इनविटेशन बुला सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, दूसरा हमारा संडे का 10 मई का प्रोग्राम है। अभी तो ये मैंने सैटरडे का बताया रोटरी क्लब का, अब ये संडे का प्रोग्राम है दोस्तों। ये प्रोग्राम हमारा है जीएसटी और अदर सब्जेक्ट पे, एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस और
महासेवा के साथ में ऑल इंडिया बिजनेस काउंसिल के बारे में बताएंगे। ऑल इंडिया बिजनेस काउंसिल के बारे में श्री हरिराम चौधरी जी और गेस्ट स्पीकर रहेंगे रमेश वी शाह। और क्या स्पीच ऑन बिजनेस कंप्लायंस अंडर जीएसटी आफ्टर कोविड-19, और इस बारे में बताएंगे। इसके की नोट स्पीकर है मिस्टर सुमित झुनझुनवाला। तो ऐसे एक्सपर्ट लोगों को हम लाकर कोविड-19 के बारे में हम अवेयर कर रहे हैं दोस्तों। अभी मैं इनवाइट करूंगा फिर से एडवोकेट मयूरा वालिम्बे जी, पूना से जुड़ी हुई है, Yes, sir. एक्सपर्ट है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में। आपने चैट बॉक्स में पढ़ा होगा मयूरा जी। जी 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 यस। तो एक तो आपका जो नोट्स वगैरह है, आपने जो इम्पोर्टेंट नोट्स जी, डेफिनेटली आई विल शेयर दैट। हाँ जी, मैं शेयर करूंगी। थैंक यू वेरी मच महासेवा की तरफ से। थैंक यू। ये जो द सेकंड आप क्वेश्चन आई knowledge- गेस हरिराम जी का था। बिल्कुल उसमें go उन्होंने एक क्वेश्चन था कि कैन द एग्जिस्टिंग सोसाइटी बी ट्रांसफर्ड, जस्ट अ मिनट, he has a question that can existing premises society in commercial building be now renamed? It cannot be renamed, sir. You have to apply under section 12 of classification of society to the registrar for change in classification of society. That can be done. Thank you. Thank you, sir. Thank you. ओके। ये रिनोल्ड्स रॉय कल भी जुड़े थे, मिस्टर रिनोल्ड्स रॉय। Yes, sir. तो आपने जो सवाल किया था रिनोल्ड्स, जी, आपको मैं डेफिनेटली मेरे नोट शेयर करूंगी। यस थैंक यू सर, थैंक यू मयूरा जी। एनी Thanks, अदर thanks a क्वेश्चन? lot. यस, एनी अदर क्वेश्चंस इफ देयर प्लीज आस्क। मेरा एक क्वेश्चन और है। बिल्कुल जी, वेलकम सर। हरिराम जी। मेरा एक क्वेश्चन और है। जी सर, बोलिए ना। ऐसा कि जो प्रोविजनल मेंबर है, हाँ जी। प्रोविजनल मेंबर के बारे में आपने कहा कि दे कैन गिव द वोट, बट कैन दे नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन? No, they cannot. They can only vote. जैसे नॉमिनी मेंबर है, Yes. Provisional जो member नॉमिनी है, cannot. हाँ जी। ये कैन दे कॉन्टेस्ट द इलेक्शन और नॉट? No. Provisional वो member वोट तो दे cannot सकते हैं। contest the election. वोट दे सकते हैं लेकिन इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। मतलब कि जो नॉमिनी है, नॉमिनी तो नॉमिनी they cannot be in the managing committee. No, they cannot be in the managing committee, but they can vote because they are on the provisional member. Provisional membership concept is only that they are admitted until admission of a principal or legal heir of that particular deceased member. So they cannot contest the election. Okay. They can only vote. Okay. मयूरा जी, आपका जी। मेल आईडी और आपका जो कॉन्टेक्ट कुछ तो जी, मैं शेयर करती हूँ। यस शेयर कर दीजिए प्लीज। तो यस थैंक यू वेरी मच। और मैं बता दूं आपको डिटेल सैटरडे एंड संडे मीटिंग्स देवेंद्र लड्डा जी या तमाम लोग, यदि आपको सैटरडे का या संडे का या इन फ्यूचर जो हमारी गतिविधि चलेगी, हमारा ये आगे भी मुहिम चलता रहेगा इस तरह का इंफॉर्मेटिव और कोविड-19 को फाइट देने के लिए दोस्तों, तो आप मेरा नंबर ले लें, मेरा खुद का मोबाइल नंबर मैं आपको बोल रहा हूँ। आप मुझे हाय बोले व्हाट्सएप पे, प्लीज गिव मी इनविटेशन फॉर सैटरडे संडे जो भी हो अपकमिंग, तो मैं आपको कनेक्ट रहूंगा व्हाट्सएप पे। जो तमाम इनविटेशन होंगे इस तरह की कॉन्फ्रेंस के, आपको सेंड करता रहूंगा। मेरा नंबर नोट करें, सुनील शर्मा 9920। हेलो डबल, मैं बोल रहा हूँ आप रिपीट भी करूंगा, आप सुने, सिर्फ सुने, बोल लेना। 9920378133। नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 9920378133। यस करेक्ट। सर आपका मेल आईडी? मेल आईडी है MNS स्मॉल MNS मीडिया न्यूज सर्विस, MNS प्रेस PRESS, ओके MNS प्रेस PRESS @gmail.com। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आप ये मेरे नंबर्स पर कनेक्ट हो, ताकि हम इस जो अवेयर हमारा मकसद है और अवेयर करने का, कोविड-19 को फाइट देने का दोस्तों, इसमें आप शामिल होंगे। एज ए वॉलंटियर आपको जुड़ना है,
आपको किसी प्रकार की मदद चाहिए, कहीं पर भी आप हैं, जैसा कल ज्योत्सना जी जुड़ी हुई थी, ज्योत्सना लोकरे जी बोरीवली से हैं, विधानसभा से, और युवा कार्यकर्ता, काफी सोशल वर्क करती हैं, युवा मोर्चा तमाम, सुनील राणे जो विधायक वहां उनके साथ में। मैं आपको बताऊं, कल हमारा डिस्कशन हुआ था कि जो माइग्रेट लेबर्स हैं, माइग्रेट लेबर्स के जो तमाम मेडिकल चेकअप वगैरह था, तो एक चीज क्लियर हो गई है, तमाम फेसबुक पर जो लोग देख देख रहे हैं, हमारे मित्र हैं और अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, अनिल गलगली जी, उन्होंने सवाल उठाया था सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से, कि ये जो क्यों मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जा रहा है ऑन द स्पॉट, यदि वहां पर जो स्कैनिंग कर रहे हैं आप, वहीं पर मेडिकल चेकअप होता है, तो ये जो बीच का कंफ्यूजन है वो दूर होगा, और वो हो चुका है। सरकार को उन्होंने लेटर दिया, फिर सरकार ने उनको एक सर्कुलर निकाल के दिया कि मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली वहां पर जो जाना चाहते हो अप्लाई करेंगे, वहीं पर स्कैनिंग और वहीं पर मेडिकल सर्टिफिकेट उनको मेडिकल टेस्ट होगा। इस तरह का एक अच्छा जो क्राउड था हॉस्पिटलों में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, जो हजारों की तादाद में माइग्रेट लेबर थे दोस्तों, यदि ओवरऑल बात करें तो अभी कुछ ही, जैसे मुंबई से भी लेबर्स जो ट्रेन है वो शुरू हो रही है, तो उन लोगों को पहुंचाया जाएगा। 22 लाख का करीबन टारगेट है मुंबई में जो माइग्रेट लेबर्स का, और पूरे ओवरऑल इंडिया, ऑल इंडिया की बात करें तो 4 करोड़। बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो है, अपने अपने राज्यों की चुनौतियां हैं कि जो माइग्रेट लेबर्स हैं वो बड़ी संख्या में, उनको कैसे सुरक्षित अपने अपने घरों पे पहुंचा जाए, ताकि वो आज जो संकट का समय है उनको उनके सामने पेट की आग का सबसे बड़ा संकट है उनका, महंगाई का, उनकी रोजी रोटी का, तो वो दूर हो, अपने गांव जाकर वो एक राहत की सांस ले और सुरक्षित जाएं। इस तरह का सरकार की पहल है, किसी प्रकार की उनको बीमारी कोविड-19 और इस तरह की नहीं हो। लोग जहां कहीं भी हो अवेयर हो, जैसे कल रात को निकले वो रेल की पटरी की ओर, और वहीं पर सो गए, और मालगाड़ी के जरिए वो कटकर उनकी मौतें हुई माइग्रेट लेबर की। तो ये दर्दनाक हादसा है। इस तरह की आसपास आपके साथ उनको अवेयर कीजिए, एजुकेट कीजिए, वो भी हमारे सोसाइटी, हमारे समाज, हमारे देश के अंग है, पार्ट है माइग्रेट लेबर, तो वो बड़ा हिस्सा है इस विकास के। आज चमचमाती जो हमारे भारत या मुंबई की आप इमारतें या फ्लाईओवर, तमाम जो इंफ्रा देखते हैं दोस्तों, उन्हीं का हाथ होता है, उनकी मेहनत होती है, उनका पसीना होता है। तो उनको आज मदद सरकार अपने लेवल पे कर रही है, हम कहाँ क्या कर सकते हैं वो करें दोस्तों। मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के माइग्रेट लेबर्स को आप गाइड करें, यदि आपको मिलते हैं या आपके थ्रू कहीं पे फोन से किसी आपके फ्रेंड सर्कल्स में हो, तो उनको आप जानकारी दें ज्यादा ज्यादा दोस्तों। मैंने दोनों प्रोग्राम बताया आपको, संडे का, सैटरडे का। आप मुझे नंबर पर इंटरेस्ट है, यदि आपको आप शामिल होना चाहते हैं तो हमें पूछ सकते हैं आप दोस्तों। संजीव जी धन्यवाद, वेरी गुड वेबिनार टुडे यूजफुल। सीए संजीव मनमोहन जी, ईमेल आईडी, यस संजीव जी संपर्क कर सकते हैं आप। यस, आप देवेंद्र जी, आप औरंगाबाद से हैं। देवेंद्र जी आप औरंगाबाद से जुड़े हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सुबह सुबह आज एक दर्दनाक हादसा हो गया है। हाँ बहुत बुरा, अच्छा हुआ है। औरंगाबाद से जालना की तरफ जो ट्रेन मालगाड़ी जा रही थी, वहां पर करीबन 16 मजदूर ऑन द स्पॉट, जो 2-4 लोग तो शायद अंदर मतलब सीरियस माइग्रेट लेबर। 15 लोगों की डेथ हो गई है। 15 लोगों की डेथ हो, एक दर्दनाक हादसा। और ये कहीं ना कहीं जो सेतु या जानकारी नए अभाव के कारण ये सब चीजें हो रही है। तो हम जहां तक अवेयर कर सके, एजुकेट कर सके, हमारी समाज के पार्ट है, सोसाइटी के पार्ट है दोस्तों, तो उनको करें, मेरा ऐसा मानना है। और हम लगे हुए हैं, हमारे साथ विशाल बामने हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मिस्टर विशाल बामने सर बोलिए ना सर। सर मैं 2 मिनट लेना चाहता हूँ। कल का जो प्रोग्राम है उसका रजिस्ट्रेशन है, जैसा आपने बताया अभी कि आईडी रहेगा। आपको 2 मिनट या आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। आप 2 मिनट में तो आप बताइए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इनविटेशन वगैरह, ठीक है। और आप इनके नंबर, यदि जो इंटरेस्टेड है वो नंबर चैट बॉक्स में ले ले, जैसे मैंने तो मेरा नंबर दिया ही है, ठीक है। तो आप उनको अवेयर कीजिए किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा आप बताइए, फार्म टू होम का जो कॉन्सेप्ट है,
जो राज्य के जो मुखिया उद्धव ठाकरे ने किस तरह से उनके सीनियर मिनिस्टर को भेजा सुभाष देसाई जी को, और वो उसकी शुरुआत की फार्म टू हम, और जितने लोग जुड़े हुए हैं अभी, जैसे औरंगाबाद से जुड़े हुए देवेन जी, जो ज्योत्सना जी जुड़ी हुई है लोकरे बोरीवली से, तो रेनॉल्ड्स जुड़े हुए हैं। तो ये कैसे कनेक्ट कर सकते हैं फार्म टू होम एज ए महासेवक बनकर अपने एरिया में, अपनी हाउसिंग सोसाइटी में वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह कैसे बुलवा सकते हैं, इनको गाइड कीजिए, नंबर्स वगैरह हो तो वो बताइए फार्म टू होम। यस विशाल बामणे जी। सर जैसे चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं कि मेरा नाम विशाल बामणे महासेवा मैंने डाला है और मेरा मोबाइल नंबर है। फार्म टू होम जो है, हम फिलहाल एक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो एरिया में जो जो एसेंशियल कमोडिटीज है, भाजीपाला है, वेजिटेबल है, वो आपको वो लोकेशन वाइज अपने को पता चलेगा। वहाँ के फार्मर्स, वहाँ के वेंडर्स, जो वहाँ के फार्मर्स को हम जोड़ रहे हैं, तो वो आप फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप पे तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, मैं एपी के आपको जो उसका डाउनलोड वो प्ले स्टोर पे है, फार्म टू होम ऑनलाइन ये जो है प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हैं। एक दूसरा चीज जो सर ने बताया कि सुनील शर्मा जी ने बताया कि सुभाष देसाई जो है उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, तो वो वीडियो में प्ले करना चाहता हूँ, तो आप समझ लेंगे कि एग्जैक्टली क्या डिस्कशन हुआ और उन्होंने क्या बताया। तो सुनील शर्मा सर, मैं आपका इजाजत लेके वो शेयर करता हूँ वीडियो, देन हम रजिस्ट्रेशन का भी हम देख लेंगे एक प्रोसीजर 2 मिनट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये फार्म टू होम का वीडियो बताइए। सुभाष देसाई जी जो उद्योग मंत्री है, उन्होंने इस तरह से ऑनलाइन आकर इसी ऐसे कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन आकर इसका शुरुआत किया, लॉन्चिंग किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, हमारे ठाकरे सरकार के सीनियर मंत्री ने, सुभाष देसाई जी ने, इस फार्म टू होम को कॉन्सेप्ट जो संकल्पना है किसानों की मदद देने के लिए, उसमें क्या कुछ कहा ये दिखा रहे हैं आपको। सुभाष देसाई जी, अनिल देसाई जी, तमाम लोग आए थे। तो सुभाष देसाई जी ने इस संकल्पना पे क्या बोला, ये वीडियो आपको बताएगा कि उनका क्या मानना है इस पर, किस तरह का उनकी सोच है सरकार की। यस ये दोस्तों अक्षय तृतीया 26 तारीख को, अक्षय तृतीया जो 26 अप्रैल को उस दिन लॉन्च हुआ था, खुद ठाकरे सरकार के सीनियर मंत्री सुभाष देसाई जी ने किया था। देखिए आप ये वीडियो। देसाई सर, आपण हा जो उपक्रम घेतलेला आहे त्यामुळे वी आर बिल्डिंग मिसिंग बिटवीन द फार्मर्स अँड कन्झ्युमर्स। जे एपीएमसी आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समिती, ती सुरू होण्यासाठी खूप प्रयत्न झालेले आहेत आणि चालू पण आहे, तरी सुद्धा त्यांना काही अडचणी येतात आणि त्याच्यामुळे काही वेळा माणसं मिळणं 100% कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा परंतु आपण ह्या ज्या गोष्टी आता की शेतकऱ्याचा त्यांनी उत्पादन केलेला माल, भाजीपाला डायरेक्ट कन्झ्युमरला त्याच्या दारापाशी मिळणार असेल तर त्याच्यासाठी गरज होती ती असोसिएशनची किंवा फेडरेशनची, ती गरज तुम्ही पूर्ण केलेली आहे। तुमची फेडरेशन याच्यात उतरल्यामुळे मी या हाऊसिंग फेडरेशनला मनापासून धन्यवाद देतो। तुम्ही याचा पुढाकार घेतला म्हणून सीए रमेश प्रभू तुमचे पण आभार। आणि त्याचबरोबरीनं महासेवा आणि इतर ह्या ज्या यंत्रणा आहेत या सगळ्या आलेल्या आहेत आणि सुभाष लाला साहेबांनी यात लक्ष घातले, तेजेंद्र त्यागी यांनी लक्ष घातलेलं आहे, विनोद घोसाळकरांसारखे सहकार क्षेत्रात काम करणारे, सामाजिक क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते याच्यात उतरलेले, या सगळ्यांच्या एकजुटीमुळे आणि परस्पर सहकार्यामुळे आज लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जेव्हा ग्राहकांना काही वस्तू मिळण्याच्या बाबतीत अडचणी होत आहेत तर त्यांच्या दारापर्यंत आज ताजा शेतमाल आला आणि तो परत वाजवी दरामध्ये, तर खरोखरच ग्राहकांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि या लॉकडाऊनचा जो काळ आहे तो सुसह्य होईल आणि त्यामुळे ह्या उपक्रमाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो। माझ्याकडून कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य आपल्याला लागत असेल तर आपण अवश्य सांगा, आम्ही सर्वजण
आपल्या बरोबर काम करायला तयार आहोत. आम्हाला त्याचा आनंद होईल. धन्यवाद. येस सर, धन्यवाद सर. एकच मिनिट मी आपल्याला सांगतो. आमच्याकडे सर विषय असा आहे, शेतकऱ्यांचा आता गेले 8 दिवसापासून आम्ही शेतकऱ्यांचा फेडरेशन बरोबर जोडलेलो आहोत. जवळपास डॉक्टर संजय पठारे सुद्धा इथे आहेत. त्यांच्याकडे जवळपास 700 वेगवेगळ्या फार्मर प्रोड्युसर सोसायटीचं देखभाल करतायत. ते ऍडवायझर म्हणून IMF आणि इव्हन गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राला पण लाभलेले आहेत. तर अडचण एकच आहे, त्या आपल्याकडून दूर होण्यासारखं आहे. शेतकऱ्यांचं जे माल काढतायत ते गाडी भरून, तर पोलीस नाकेवर थांबवतात. तर आम्ही त्यांना आमच्याकडून पत्र देऊ, त्यांना आम्ही पूर्णपणे सांगू आणि जे काय आमचं ऍपमधून बिल वगैरे निर्माण होणार आहे, पैसे दिलेले आहे, हे सर्व आम्ही त्यांना पूर्तता देऊ. तेव्हा पोलिसनी त्याला न अडवता, त्या कलेक्टरनी त्याला न अडवता ते गाडी मुंबईमध्ये येण्यासारखा एक व्यवस्था आपल्याला करावं लागेल सर. त्यांना आम्ही आय कार्ड देऊ, त्यांना पूर्णपणे कागदपत्र देऊ सर. मी सांगतो यांच्या बाबतीत काय केलं पाहिजे. येस सर. आपलं जिथून शेतमाल येणार आहे, ती जिल्हे आणि तिचं ठिकाण तालुके तुम्ही सांगितले, तर आम्ही शासनाच्या पातळीवरून त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना संपर्क करू आणि त्यांना त्याची नावं देऊ की हे लोक आहेत, यांचा शेतमाल येणार आहे मुंबईमध्ये असेल, नवी मुंबई असेल, ठाणे असेल, या ठिकाणी आपल्याला गाडी नंबर देता आली तर फारच उत्तम. पण गाडी नंबर देऊ, ड्रायव्हरचं नाव पण देऊ. एवढे जर तपशील मिळाला तर आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना नक्कीच त्या ठिकाणी सूचना देऊ की अशा प्रकारची वाहनं जी शेतमाल घेऊन येतं आहे त्या सगळ्यांना तुम्ही परवानगी द्या येण्याची. म्हणजे हे सगळं एकत्रित सुरळीत होईल. मग त्यामुळे तपशील आहे तो आपण आपल्या फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या ज्या आहेत त्यांच्याकडून हा तपशील मिळवा आणि हा एका ठिकाणी आपण गोळा करून त्याचं जर कोऑर्डिनेशन इथून मुंबईतून केलं, मला वाटतं या गोष्टी सोप्या आहेत. देखा आपने किस तरह से एक सुभाष देसाई जो सीनियर मिनिस्टर है ठाकरे सरकार में, उन्होंने कहा कि एक दिलासा देगा उन किसानों को, उन उपभोक्ताओं को जो डायरेक्ट फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह चाहते हैं, और उन किसानों को जो तकलीफ में उनको भी दिलासा मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा। जो बीज के मध्यस्थ है, तो हम ये काम जो शुरू करें, ये इसमें सरकार की ये शुभकामना है, लेकिन इसमें हम मध्यस्थ बीच का जो सेतु है वो तमाम एनजीओ को जोड़ रहे हैं। जैसे वुमेन फोरम से वर्ली में अलग अलग एरिया में अलग अलग एनजीओ को साथ में लेकर, और ये जो फार्मर्स महा एफईओ एक ऐसी संस्था है, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, डॉक्टर संजय पंडारे फार्मर्स है जिन्होंने एग्रीकल्चर में पीएचडी किया है। ऐसे 700 फार्मर्स को जोड़े हुए हैं दोस्तों, ऐसे महाराष्ट्र के, ऐसे उन लोगों को फार्म टू होम कॉन्सेप्ट में हम जोड़कर एक अच्छी पहल शुरू कर रहे हैं। आप लोग भी जुड़ सकते हैं, जैसा विशाल बामणे जी का नंबर था, उनसे आप संपर्क करके इसमें जुड़ सकते हैं और आपकी हाउसिंग सोसाइटी आपके एरिया में किस तरह से वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह बुला सकते हैं। यस मिस्टर विशाल बामणे। हाँ सर, कॉन्फ्रेंस के बारे में। यस यस, हाँ, आपको स्क्रीन दिख रहा है सर? यस दिख रहा है। ऑडियो थोड़ा बढ़ाओ ना, आवाज थोड़ा कम आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है सर आवाज? यस यस आ रहा है। हाँ, तो कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि हमारा एवरी वीक, एवरी सैटरडे हम अलग अलग अधिकारी को कॉन्फ्रेंस में लाने का कॉन्सेप्ट है। जो हमारा शुरुआत है ये कल से हो रहा है, जो एवरी सैटरडे, यानी कल सैटरडे है 9 तारीख है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है, थेट भेट अधिकारी आपल्या दारी, यानी सुनील जी, हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जो अधिकारी है, जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से है, तो हम उनको ये प्लेटफॉर्म पे लाके जो हमारे व्यूअर्स है, हमारे जो हाउसिंग सोसाइटीज के मेंबर है, उनकी जो क्वेरीज है हम उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, थेट भेट अधिकारी आपल्या घरदारी। इवन हम लोगों को ये भी बोलेंगे कि आपके यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आपको ईमेल एड्रेस है महासेवा का, आपको कौन से अधिकारी को, कौन से डिपार्टमेंट से आपको बुलाना है, आपको सुनना है, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर सुनना है, तो वो भी हमको मैसेज में डाले, तो हम उनको भी जिनका पोलिंग लेके, इन शॉर्ट पोलिंग लेके हम इनवाइट करेंगे।
तो कॉन्सेप्ट वही है कि कल का जो प्रोग्राम है हाउसिंग कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू हाउसिंग चैप्टर एंड प्रिकॉशन इन हाउसिंग सोसाइटीज बिफोर एंड आफ्टर कोविड-19। तो उसके जो कीनोट स्पीकर्स है डॉक्टर किशोर मांडे है DDR4 हमारे मुंबई के, और CA रमेश प्रभु है। देन एक सब्जेक्ट है एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन, जो रोटरी क्लब बोरीवली जो काम कर रहा है कोविड-19 को लेके, उनका जो कामकाज है वो कैसा रहेगा वो लेंगे। फार्म टू होम ऑनलाइन उसका है, और सैनिटाइजिंग कैंपेन इन हाउसिंग सोसाइटीज कैसा चल रहा है, और उसके बारे में आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे। ये कल का प्रोग्राम है। ओके, तो इसका एक रजिस्ट्रेशन है सर, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वही है कि आपको विदाउट रजिस्ट्रेशन उसमें आपको मिलेगा नहीं। आप देखेंगे ये एक तरह का मैसेज है, मैसेज में भी वही सेम है, जहाँ पे हम बोलते हैं क्लिक योर रजिस्ट्रेशन थर्ड बेट ऑनलाइन। तो आप जब भी थेट बेट ऑनलाइन ओपन करोगे, मीटिंग रजिस्ट्रेशन करके आता है ऐसा, थेट बेट आपला अधिकारी, थेट बेट अधिकारी आपल्या दारी, इनिशिएटिव्ह बाय महासेवा। तो आपको यहाँ पे आपका नाम, विशाल बामने, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, आप अगर मोबाइल से रजिस्टर करते तो ईमेल एड्रेस एक ही बार पूछेगा सर। सोसाइटी नेम, आपका सोसाइटी का नाम है, सोसाइटी एड्रेस, एनी क्वेश्चन द स्पीकर, आपको जो भी, आपको अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप उधर पूछ सकते हैं, तो आपको वो भी क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो सकती है। आपको जस्ट आई एम नॉट रिपोर्ट करके रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा ये रजिस्ट्रेशन हो गया, मीटिंग रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड। ओके, मीटिंग आईडी ये है, लेकिन आपको पासवर्ड नहीं है। आपको इसके ऊपर क्लिक करके भी उधर आ सकते हैं। आइदर आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है मेरा मेल आईडी दिख रहा है सर सुनील जी? दिख रहा मेल आईडी, यस दिख रहा है, मेल आईडी दिख रहा है ना? यस, हाँ, जीमेल दिख रहा है ना? तो हाँ, आप देखेंगे मैं रिफ्रेश किया, मेरा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ है, वो ऑटोमेटिकली मेल आ जाएगा आपको, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के साथ में। देखो मैंने रोटरी का दूसरी बार किया, इसलिए दो बार बता रहा है मेरे को। मैंने सुबह मोबाइल से भी किया था। देखो ये सुबह 9 बजे मैंने मोबाइल से किया था, अभी 12 बजे किया। तो आप अगर देख सकते हैं ये ऐसा रजिस्ट्रेशन आ जाता है आपको, और इधर आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड दिख रहा है सर। आप देख सकते हैं आपका मीटिंग आईडी पासवर्ड क्या है वो। यस नीचे आ गया मेल आईडी पासवर्ड क्या है। हाँ एग्जैक्टली। तो सिंपल प्रोसीजर है, और आप ऑथेंटिक जो हम जूम के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि ये सिक्योर प्लेटफॉर्म है, तो सिक्योर है, तो हम जो गवर्नमेंट के नॉर्म से उसको मद्देनजर रखते हुए रजिस्ट्रेशन सर कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जो एवरीडे हम भेजते हैं, ठीक है, हम वो वैसा पहले करके बाद में हम रजिस्ट्रेशन आईडी भेजते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्टर करके आपको एनरोल हो जाएगी सर। तो सबसे रिक्वेस्ट है सर, सुनील जी सबके एक बार रिक्वेस्ट है कि रजिस्टर करके आप एनरोल कीजिए खुद को। थैंक यू। बिल्कुल कल का जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, जो सेमिनार है, बड़ा अवेयर है। इसमें रोटरी क्लब मुंबई और बोरीवली, कांदिवली, नॉर्थ मुंबई के तमाम जो हाउसिंग सोसाइटी तो जुड़ेगी, लेकिन हम पूरे मुंबई और पूरे महाराष्ट्र से लोग जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे जो देवेन है औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल देवेन, आपका वेलकम है, आप जुड़िए। आपके तमाम जो औरंगाबाद के लोग हैं
मिस्टर जेसी फ्रांसिस जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में या पीएम केयर में, ज्यादा से ज्यादा हाथ मजबूत कर रहे हैं हमारे सरकार के मुखिया और हमारे राज्य के मुखिया का। तो उनका हमेशा हमें महासेवा से जुड़े हुए हैं, हाउसिंग फेडरेशन जो आपका औरंगाबाद का है, तो वो डाटा पहुंचाते रहते हैं, रिसीट पहुंचाते हैं महासेवा के आह्वान पर कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में आज ये हाउसिंग सोसाइटी में 5,000 का डोनेशन दिया, ये 2100 दिया, ये 10,000, ऐसे अलग अलग डाटा वो पहुंचा रहे हैं। उनका धन्यवाद तमाम जो आप औरंगाबाद और बीड़ और पूरे महाराष्ट्र के एरिया से जुड़े हुए हैं और उन लोगों का जो रिलीफ दे रहे हैं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। देवेंद्र आप जुड़ सकते हैं कल, जैसा बताया आप नंबर पर मुझे बताएं तो मैं आपको इनविटेशन दूंगा और देन रजिस्टर करें, तो आप कल की कॉन्फ्रेंस भी जुड़िए और आगे भी जुड़ते रहिए। दोस्तों जैसा हम ओवर पिछले 28 मार्च 40 दिन से ऊपर हो गए और जैसा देखा आपने कि पूरे जैसे अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, वो भी आज हैरान है, परेशान है इस कोविड-19 को। दोस्तों करीबन 12 लाख करीबन कोविड-19 के पेशेंट और उसमें से करीबन 70,000 का आंकड़ा जो जिनकी मौतें हुई है, यह सबसे पावरफुल देश अमेरिका में, और आने वाले दिनों में भी ऐसी सिचुएशन है क्योंकि कोविड-19 के ज्यादा से ज्यादा पेशेंट है अमेरिका में। लेकिन जहां तक हम हमारी भारत की बात करें, भारत और मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी, उसकी बात करें तो वहां पे भी आंकड़ा मुंबई का चिंताजनक है। लोगों को सावधानी के लिए कहा जा रहा है, लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है, उसका पालन करें। और पालन करने के साथ दोस्तों मैं बता दूं, मुंबई की एक अलग स्पीड है, एक अलग अंदाज है मुंबईकरों का, अलग जज्बा है। किसी भी संकट में, किसी भी संकट, किसी भी तूफान में वो रुकते नहीं है, हारते नहीं है, थमते नहीं है। लोगों की मदद करना हो या किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो, बम ब्लास्ट हो, किसी प्रकार की जो घटना हुई आज तक मुंबई में, उसमें मुंबई फिर से उभर के आता है। मुंबई कर आगे होते हैं, महाराष्ट्र के लोग आगे होते हैं, देश भर के लोग आगे होते हैं दोस्तों। तो मैं यही कहूंगा आखिरी में जाते जाते सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए, हमारे जो स्पीकर हैं आज की, उनका काफी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं मयूरा जी को कि बहुत अच्छा उनका प्रेजेंटेशन रहा, बहुत अच्छी उनकी एक अच्छा सब्जेक्ट पे अच्छी प्रेजेंटेशन, तो सभी का उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम महासेवा की तरफ से, एमएनएस की तरफ से मयूरा वालिम्बी जी, एडवोकेट मयूरा जी का स्वागत करते हैं। और तमाम लोगों के लिए जो मुंबईकर हैं, जो तूफान से रुकते नहीं हैं, देशवासी जो तूफान से रुकते नहीं हैं, उनके लिए यही कहूंगा कि आप तूफान को शांत नहीं कर सकते, आप तूफान को शांत नहीं कर सकते, कोशिश व्यर्थ है। आप स्वयं को शांत कीजिए। कोविड-19 के बारे में जो तूफान है उसके बारे में बता रहा हूँ, आप स्वयं को शांत कीजिए, मतलब घर में रहिए, आप स्वयं को शांत कीजिए, तूफान खुद चला जाएगा, तूफान खुद चला जाएगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। इस तरह की अपील करते हुए दोस्तों कल फिर 11 बजे, ठीक 11 बजे हम मिलेंगे इस तरह के एक नए सब्जेक्ट के साथ में, नए विषय के साथ में। सब्जेक्ट तो बताया मैंने आपको कि कल जो सब्जेक्ट होगा हाउसिंग सोसाइटी में क्या प्रिकॉशंस लें इन हाउसिंग सोसाइटी फॉर कोविड-19 बिफोर और आफ्टर। तो दोस्तों जब तक के लिए आपके दोस्त और होस्ट को इजाजत दीजिए। नमस्कार, थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद सभी का, थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।